हेलो फ्रेंड, मैं सुनील शुक्ला आप लोगों का इस इकोनॉमिक्स की जर्नी में स्वागत करता हूं। ये आज मेरा 18वां लेक्चर है। इसके पहले मैंने 17 लेक्चर और लिए हैं। जो स्टूडेंट पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं वो जाकर पहले प्रीवियस की क्लासेस देख लें, जिससे वो इस क्लास में अच्छे से उनको समझ में आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं इस लेक्चर का संबंध पीछे से है और पीछे मैंने बहुत बेसिक में समझाया है। तो प्लीज़ आप जो है जाकर पहले प्रीवियस क्लास को देख लें, उसके बाद इस क्लास में आएंगे तो आप बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएंगे। यदि आप इसको ही पहले देखना चाहते हैं तो इसको देख लें, लेकिन इसके बाद जो है जाकर प्रीवियस क्लासेस देखें, तब जो इसका लिंक पीछे से है वो आप अच्छे से आपको समझ में आने लगेगा। मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा था एफडीआई और एफपीआई के बारे में। एफपीआई और एफडीआई, तो एफपीआई ये जो है एक साहूकार की भूमिका में होते हैं। साहूकार का मतलब ये कंपनी में पैसा लगाते हैं, यानी क्या करते हैं, ये वित्तीय निवेश करते हैं। वित्तीय निवेश, वित्तीय निवेश की खासियत ये है कि इनको अगर इस देश से कहीं दूसरे देश यानी भारत की शेयर मार्केट से किसी दूसरे शेयर मार्केट में जाना है तो इनको कुछ ज़्यादा खास नहीं करना है। बस यहाँ शेयर बेचने का ऑप्शन चूज करना है और दूसरे मार्केट में शेयर को खरीदने का ऑप्शन चूज करना है। तो इनको बहुत ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है एक मार्केट से दूसरे मार्केट में जाने के लिए, क्योंकि ये वित्तीय निवेशक होते हैं। और ये माना जाता है कि एफपीआई जो है पूरे देश को, पूरे विश्व को जो है अस्थिर बना दिए हैं पूरी तरह से। ये मतलब क्या कर दिए हैं, पूरी अस्थिरता ला दिए हैं। अस्थिरता, ये पूरी तरह से अस्थिरता ला दी। तो ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो है ये पूरी दुनिया की मार्केट में अस्थिरता ला दिए हैं। और इनकी क्या खास बात है, ये वास्तविक निवेशक होते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर मशीनरी लगाकर उत्पादन करते हैं, यानी कि ये मार्केट में वास्तविक निवेश करते हैं। वास्तविक निवेश, ठीक है। और ये क्या करते हैं, क्योंकि जब ये किसी भी देश में जाके वास्तविक निवेश करेंगे, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पे निवेश करना, मशीनरी पे निवेश करना, बड़ी सी फैक्ट्री लगा के उसमें उत्पादन करने, तो ये एक बार आते हैं। जैसे किसी देश में जाके एफडीआई ने निवेश कर दिया तो ये इतनी जल्दी वहां से जा नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर पे निवेश कर चुके होते हैं। तो ये आते भी लॉन्ग टर्म में है, दीर्घकालिक। जैसे आज भारत सरकार ने एफडीआई को अनुमति दिया तो अगले दिन से ही ये आना शुरू नहीं कर देंगे। पहले ये यहाँ पे अपनी टीम भेजेंगे रिसर्च के लिए। आप जाके वहाँ स्कोप देखें, क्या क्या कैसे कैसे वहाँ पे पॉलिटिकल इश्यूज हैं, कैसे कैसे वहाँ पे हमारे लिए अनुकूल माहौल है, उसके बाद वो आते हैं। लेकिन जब आते हैं तो फिर आते हैं, वो जल्दी जा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो वास्तविक चीजों में निवेश करते हैं, ठीक है। और इनकी खासियत क्या है कि ये स्थिर रहते हैं, स्थिर रहते हैं। आप ये समझ लें कि जो ये एफपीआई वाले हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ये आपके सुख के साथी हैं। यानी कि जब आपकी अर्थव्यवस्था अच्छी रहेगी तब ये आपके देश में आएंगे। जैसे ही आपकी अर्थव्यवस्था कुछ खराब होने के इंडिकेटर्स इनको मिलने शुरू होंगे, तब ये आपके देश से पहले भगोड़े मिलेंगे। ये सबसे पहले भागने वाले आपके देश से, यानी कि आपकी समस्या को और बढ़ाकर भागने वाले होंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। लेकिन एफडीआई जब एक बार आ गए तो ये फिर इतनी जल्दी जा नहीं सकते हैं। इनकी अपनी लिमिटेशन है, क्योंकि ये वास्तविक निवेशक होते हैं, ठीक है। अब आपको सारी चीजें समझ में आनी शुरू हो गई होंगी। मैंने बहुत डिटेल में एफडीआई और एफपीआई के बारे में आपको बताया। आज मैं इसके बहुत ही टफ पोर्शन की ओर ले चलता हूं। इसका टेक्निकल पहलू में आपसे चर्चा करूंगा। टैक्सेशन मैं इसकी बताऊंगा, और इसके जो सरकार की नियमावली है उसके बारे में मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं। अब हम आपसे ये एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आप हमें बताएं कि एफडीआई बेहतर है कि एफपीआई बेहतर है। आप अपने हिसाब से एनालिसिस करके हमको बताएं कि एफडीआई बेहतर है
या एफपीआई बेहतर है? आप कमेंट सेक्शन में अपने तर्क को दे सकते हैं। लेकिन ये चूंकि लाइव क्लास नहीं हो रही है तो मैं आपको अब बताता हूं कि एफडीआई बेहतर है या एफपीआई बेहतर है। आप लोगों को लग रहा होगा कि एफडीआई एफपीआई के कंपैरिजन में ज्यादा बेहतर है। एफडीआई वर्सेस लिख देता हूं, वर्सेस एफपीआई। आपको लग रहा होगा कि एफडीआई ज्यादा अच्छा है एफपीआई के कंपैरिजन में। ये सत्य बात है कि एफपीआई के अंदर कमियां हैं। वो मार्केट को अस्थिर बना के रखते हैं। ये पूंजी लेके आते हैं और फिर सबसे पहले पूंजी लेके भागते हैं, जिससे भारत की समस्याएं बढ़ती हैं, देश की समस्याएं बढ़ती हैं। यानी कि ये जब आते हैं तो हमारे देश में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाता है, क्योंकि ये डॉलर लेके आते हैं। लेकिन जब ये जाते हैं तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार पे असर पड़ता है, क्योंकि ये डॉलर लेके जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को प्रभावित करते हैं। लेकिन एफडीआई के बारे में आप समझें, ये तो बुरे हैं एफपीआई, लेकिन ये बुरे नहीं हैं, ये दीमक हैं, पूरे देश को निगल जाएंगे। इतनी इनके अंदर जो है इतने ये देश के हित में नहीं है। यानी कि इनके अंदर इतने निगलने की क्षमता है किसी देश को। मैं आपको समझाता हूं, आप समझ जाएंगे। जैसे एफडीआई वाले क्या करते हैं, ये एक बार आते हैं और विदेशी पूंजी लेकर आते हैं। यानी एक बार जब आपके देश में निवेश करने के लिए आएंगे तो बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में ये डॉलर लेके आएंगे, यानी विदेशी मुद्रा लेके आएंगे, जिससे आपका विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाएगा। अभी देश में यही हो रहा है। 1991 जब हम लोगों ने एफडीआई को अनुमति दी, अभी 30 साल हुआ है, तो अभी इन लोगों का आने का सिलसिला है। तकरीबन ये आ रहे हैं, तब हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है। लेकिन एक टाइम आएगा जब यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, लंबे टाइम में 40-50 साल में एफडीआई फिर आएगा नहीं। एफडीआई का सबसे बड़ा अवगुण ये है कि ये पैसा एक बार लेके आता है, लेकिन भारत से बाहर ये हर साल लेके जाता है, साल दर साल ये लेके जाता ही रहेगा। यानी एक बार ये लेके आएगा, लेकिन ये हमेशा के लिए एक इसका हो जाएगा कि ये हमेशा लेके जाएगा। यानी होगा क्या कि जैसे मान लीजिए एक बार इसने बहुत बड़ी संख्या में डॉलर को लेके आया और निवेश कर दिया हमारे देश में। हमारे देश में निवेश कर दिया तो हमारे जब ये पहली बार डॉलर लेके आया, हमारे यहाँ आरबीआई में जमा किया, तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार तो बढ़ गया। और आरबीआई ने इनको, चूंकि इनका डॉलर जमा कर लेगी और इसके एवरेज में रुपया इनको दे देगी, रुपया इनको दे दिया, तो ये ला के जो है निवेश कर दिए। यानी कि फैक्ट्री वगैरह लगा के जो है उत्पादन शुरू किए। उत्पादन से इन्होंने तकरीबन एक बड़ी मात्रा में हमको टैक्स दिया, जो कि तकरीबन 40% के आसपास है। 40% इन्होंने टैक्स दिया भारत सरकार को, तो भारत सरकार को फायदा हुआ और इन्होंने रोजगार क्रिएट किया, लोगों को रोजगार मिला। नो डाउट इससे भी हमको काफी प्रॉफिट मिला, हमारा देश तरक्की पे गया। लेकिन जो 60% है, 40% इन्होंने टैक्स दे दिया प्रॉफिट का, लेकिन 60% जो है वो अपने इनको स्वच्छंद रूप से ये कहीं भी ले जा सकते हैं। तो ये मान लीजिए भारत से बाहर ले जाने लगे, तो आप सोचिए कि फिर क्या ये भारत से रुपया थोड़े ले जाएंगे, फिर ये रुपया आरबीआई में जमा करेंगे और यहां से फिर डॉलर लेके जाएंगे। डॉलर जब लेके जाएंगे तो हमारा क्या होगा, विदेशी मुद्रा भंडार साल दर साल जो है कम होगा। और एक नहीं, बहुत सारी एफडीआई कंपनियां जो हमारे यहाँ पे निवेश कर रही हैं, इनके साथ, सभी के साथ यही होगा, तो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अभी हमारा जो टाइम चल रहा है, संभलने का टाइम चल रहा है। यदि हम अभी संभले नहीं तो फिर हमको संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। अभी टाइम ये है कि हमारे यहाँ एफडीआई जो निवेश हो रहा है, हमें ये जरूरी है कि हम अपने देश में कुछ ऐसा कर लें कि जिससे हम इन सारी चीज़ों को झेल सकें, कि ये जब पैसा हमारे देश से ले जाना शुरू करेंगे तो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पे उतना बोझ ना पड़े। इसके लिए जरूरी है कि हम निर्यात बढ़ाएं, विदेशों के लिए निर्यात करें। निर्यात बढ़ाएंगे तो हमें कहीं से डॉलर मिलेगा भी, तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बैलेंस रहेगा।
यदि हम अभी संभल नहीं पाए, जो कि संभल नहीं पा रहे हैं, तो हमें आगे संभलने का बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। एफडीआई इस इतना दीमक की तरह काम करेगा, लेकिन ये थोड़ा सा अभी टाइम है। टाइम आने के बाद जो है ये बहुत ही नुकसानदायक हो जाएगा। और चूंकि हमारे देश में लोगों को अपने उल्लू सीधा करने से ही फुर्सत नहीं है, तो हमारे देश के बारे में क्या सोचेंगे लोग। ठीक है, तो आप, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूं तो आप सारी चीजें समझ लें कि क्या कैसे कैसे होता है। इस तरह आपको इकोनॉमिक्स कोई समझाएगा भी नहीं, जिस तरह से मैं आप लोगों को इतना डीप में जाके सारी चीजें गहनता से समझा रहा हूं। मुझे पता है कि क्या चीजें आपको नहीं समझ में आती और क्या चीज लोग आपको नहीं समझा पाते। मैं साफ करके मैं फिर से आपको बताता हूं आगे। जब हम एफडीआई को इस तरह से दीमक की भांति बताते हैं, तो हमें एफडीआई क्या तर्क देता है? एफडीआई तर्क हमें यह देता है, वो कहता है नो डाउट मैं एक टाइम आएगा तो भारत से सिर्फ पूंजी का पलायन होगा, लेकिन पूंजी हम लेके कहाँ जाएंगे? हमें, क्या आपको लगता है कि हम अपने देश में, यानी मान लीजिए एफडीआई अमेरिका से आया है, तो क्या आपको लगता है कि एफडीआई अमेरिका अपनी पूंजी को वापस लेके जाएगा? क्योंकि वहां तो निवेश का ऑप्शन ही नहीं है। निवेश का ऑप्शन नहीं है तो हम कहां जाएंगे निवेश करने? ये एफडीआई वाले तर्क देते हैं। एफडीआई वाले कहते हैं कि हम, यदि मान लीजिए, ठीक है आपका कहने का मतलब कि मैं पूंजी को लेके जाऊंगा, पूंजी का पलायन होगा भारत से, लेकिन हम लेके कहां जाएंगे? हमारे पास कहीं ऑप्शन नहीं है। हम चूंकि कहीं ले भी जाना चाहेंगे तो वहां निवेश का ऑप्शन नहीं है, तो घूम फिर कर हमें फिर से भारत में आना पड़ेगा। ये उनका तर्क है, लेकिन ये कहां तक सही है, कहां तक गलत है, आप अपने हिसाब से भी कुछ सोचें समझें, ये जरूरी है। अब हम आपको ले चलते हैं कि व्यक्तिगत निवेशक और संस्थागत निवेशक क्या होते हैं। ये थोड़ा सा समझ लें तो मैं आगे का टॉपिक शुरू करता हूं। व्यक्तिगत निवेशक और संस्थागत निवेशक, ये आप समझ लें क्या है। जैसे हमने क्या किया कि हम ले जाकर बैंक में कुछ रुपया जमा किए, हम व्यक्तिगत रूप से जाके बैंक में पैसा जमा किए। जब कोई व्यक्ति ले जाकर बैंक में जमा करता है पैसा, तो वो क्या होता है? वो व्यक्तिगत निवेशक है। ठीक है, यानी कि हम अपना पैसा ले जाके बैंक में जमा किए तो हम व्यक्तिगत निवेशक हो गए। लेकिन जब बैंक जो है कहीं पे निवेश करती है, मान लीजिए बैंक ने शेयर मार्केट में निवेश किया, तो जो बैंक निवेश कर रही है या बैंक लोन दे रही है किसी को, तो जो बैंक ने निवेश किया वो उसका व्यक्तिगत निवेश नहीं है, वो उसका संस्थागत निवेश हुआ है। यानी कि बैंक का जो निवेश है, बैंक का जो निवेश है वो संस्थागत निवेश है, और मेरा जो निवेश है, मेरा निवेश वो जो है व्यक्तिगत निवेश है। ठीक है, व्यक्तिगत निवेश और संस्थागत निवेश आप समझ गए हो, तो मैं फिर आपको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के कुछ अंदर लेके चलता हूं कि किस तरह से वो काम करता है, कानूनी तरीका वहां पे कैसे लागू होता है भारत सरकार का, वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। अब हम आपको एफपीआई को थोड़ा सा डीप में ले चलता हूं कि एफपीआई किस तरह से भारत सरकार ने इनको अनुमति दिया। 1992 में हम लोगों ने एफपीआई को अनुमति दिया, और किसके लिए? अपनी कंपनियों को पूंजी मिल सके, यानी विदेशी पूंजी का लाभ मिल सके, इसलिए हम लोगों ने एफपीआई को मंजूरी दिया, यानी अपने देश का गेट खोल दिया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के लिए। अब आप समझें कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर में हमने किनको अनुमति दी 1992 में, आप ये समझें। इसमें एक होते हैं FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कि विदेशी व्यक्तिगत निवेशक नहीं, विदेशी संस्थागत निवेशक। हम लोगों ने, आप लिख देते हैं, विदेशी संस्थागत निवेशक।
हम लोगों ने जो अनुमति दी 1992 में, वो किनको दी? FII को, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को, यानी विदेशी संस्थागत निवेशक को दी। हमने QFI, एक होते हैं क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर, QFI, इनको कहते हैं व्यक्तिगत निवेशक। ठीक है, व्यक्तिगत निवेशक हैं ये इंडिविजुअल जो है निवेश करते हैं। हम लोगों ने इनको 1992 में अनुमति नहीं दी, हम लोगों ने FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को अनुमति दी। अब आप सोचें कि क्यों हम लोगों ने 1992 में इनको अनुमति नहीं दी, हम लोगों ने FII को अनुमति दी। इसमें भारत सरकार का तर्क ये है कि यदि हम QFI को अगर अनुमति दे देंगे तो चूंकि ये एक आदमी के सोचने पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, कहीं मान लीजिए हम मार्केट में निकले, घूमते घूमते हमारे दिमाग में आया कि चलो अब शेयर बेच देते हैं, और हम अमेरिकन मार्केट में जाते हैं। तो तुरंत हमने क्या किया, मार्केट से निकले, लैपटॉप खोले गाड़ी के अंदर, मैंने शेयर को बेच दिया। तो इससे क्या होगा कि भारतीय शेयर मार्केट या शेयर मार्केट जो भारत की है वो बहुत ही अस्थिरता आ जाएगी, उसके अंदर बहुत ही अस्थिर हो जाएगी, जिससे भारत तो उस टाइम भी समस्या का दौर चल ही रहा था 1992, तो ये समस्याएं और आ जाएंगी तो हमारा और भी समस्या बढ़ जाएगा। यानी हम समस्या से निजात पाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो निजात ना मिलके समस्याएं और बढ़ जाएंगी, यानी हमारा शेयर मार्केट बहुत ही अस्थिर हो जाएगा। ये कभी भी खरीदेंगे, कभी भी बेचेंगे, क्योंकि इनका इंडिविजुअल मामला होगा, इनके व्यक्तिगत सोच पे ये तय हो जाएगा। ये कहीं भी जाते जाते बेच देंगे, जाते जाते खरीद लेंगे, यानी कि बहुत ही अस्थिरता पैदा कर देंगे। लेकिन FII यानी विदेशी संस्थागत निवेशक जो होते हैं, ये किसी इंडिविजुअल के कहने से नहीं होता है। इसमें एक बोर्ड बैठता है, बोर्ड की इच्छा के अनुसार ये सारी चीजें होती हैं। तो बोर्ड बैठने और ऐसी चीजें होने में थोड़ा टाइम लगता है, यानी कि ये उतने अस्थिर नहीं होंगे जितने अस्थिर QFI यानी व्यक्तिगत निवेशक होंगे। इसलिए भारत सरकार ने पहले विदेशी संस्थागत निवेशकों को ही अनुमति दी, QFI को अनुमति नहीं दी। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं। लेकिन व्यक्तिगत निवेशक यदि निवेश करना चाहते भारतीय शेयर मार्केट में, तो इनके पास ये ऑप्शन था कि ये जो है QFI वाले जो है पहले जाकर FII में, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में निवेश कर देते और फिर ये आकर भारत के शेयर मार्केट में निवेश कर देते। तो इससे ये भारतीय शेयर मार्केट में निवेश कर सकते थे। ठीक है, भारतीय शेयर मार्केट में निवेश कर सकते थे। इसको जो है सब अकाउंट रूट कहते हैं, सब अकाउंट रूट कहते हैं। ठीक है, ये जो तरीका है कि QFI यानी व्यक्तिगत निवेशक को यदि भारतीय शेयर मार्केट में निवेश करना है तो वो सब अकाउंट रूट को फॉलो करके भारतीय शेयर मार्केट में निवेश कर सकते थे। उसके लिए क्या है कि जो व्यक्तिगत निवेशक हैं पहले वो जाके इस विदेशी संस्थागत निवेशक में निवेश कर दें, उसके बाद ये संस्थागत निवेशक जो है भारतीय शेयर मार्केट में निवेश करके भारतीय शेयर मार्केट में निवेश कर सकते थे। जैसे हम भी करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको शेयर मार्केट की कोई जानकारी नहीं, तो यदि हम शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम म्यूचुअल फंड में निवेश कर देंगे। तो म्यूचुअल फंड एक प्रकार से समझिए इस तरह की भूमिका में आ जाएगा। तो चूंकि म्यूचुअल फंड में जो लोग बैठे हैं उनको जानकारी है उस चीज की, तो वो जाके शेयर मार्केट में निवेश करेंगे। एकदम इसी तरह से काम ये भी करता था, क्योंकि इनको तो जानकारी है लेकिन इनको अनुमति भारत सरकार ने नहीं दी। तो इनको यदि भारतीय शेयर मार्केट में निवेश करना है तो इसके लिए जरूरी है कि ये जाके पहले सब अकाउंट रूट को फॉलो करें और ये जाके इसमें जो है विदेशी संस्थागत निवेशक में निवेश करें और फिर ये जो है शेयर मार्केट में निवेश करेंगे। चलिए मैं और आगे चलता हूं। भारत सरकार ने फिर 2007-2008 में भारत सरकार ने अनुमति दी व्यक्तिगत निवेशकों को, लेकिन व्यक्तिगत निवेशक में NRI को ही अनुमति दी। NRI को, इनको अनुमति अभी भी नहीं मिली। इनको अनुमति कब मिली? इनको अनुमति मिली 1 जनवरी सन 2012 में।
जाके QFI को अनुमति दी गई। ठीक है, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर को 2012 में जाके अनुमति मिली। अब जो है स्थिति ये हो गई कि अब इन दोनों को QFI और FII इनको कंबाइंड रूप से जो कहा जाने लगा रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, RFPI इनको कहा जाने लगा। ठीक है, कंबाइंड रूप से। यानी क्या हुआ, 1992 में सबसे पहले FII को अनुमति मिली। उसके बाद 2007-2008 में NRI को अनुमति दी गई व्यक्तिगत निवेशक में। उसके बाद 1 जनवरी सन 2012 में QFI यानी व्यक्तिगत निवेशक को अनुमति दी गई। वो अब जाके भारतीय शेयर मार्केट में इंडिविजुअल जो है निवेश कर सकते हैं। अब इन दोनों को QFI और FII को कंबाइंड रूप से RFPI कहा जाने लगा, यानी रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। ठीक है, अब आप हमें ये बताएं कि क्या इनको कितनी अनुमति दी जानी चाहिए, कितना शेयर मैक्सिमम खरीद सकें। यदि इन्हें अनुमति दे दिया जाए तो ये 1 शेयर 2 शेयर नहीं, ये पूरे भारत देश की जितनी कंपनियां हैं उनके जितने शेयर हैं 100% शेयर सब खरीद लेंगे, और उससे फिर पूरा वही स्थिति पैदा हो जाएगी जैसे आज़ादी के पहले की स्थिति थी। तो इसलिए भारत सरकार ने इनके ऊपर लिमिट तय कर दिया है कि आप कितने शेयर तक ही खरीद सकते हैं, उससे ज़्यादा आप शेयर नहीं खरीद सकते हैं। अब मैं आपको लिमिट समझाता हूँ, ये थोड़ा टेक्निकल है, आप इसको अच्छे से समझ लें जिससे आपकी एक अच्छी समझ हो जाएगी। ये सारी चीज़ें किताबों में लिखी होती हैं, लेकिन आप किताबों से कभी समझ नहीं पाएंगे क्योंकि ये बहुत टेक्निकल है। मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझा रहा हूँ तो सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। नहीं तो आप एक बार हमसे बिना पढ़े आप किताबों में चले जाइए, देखिएगा आपको मैक्सिमम चीज़ें उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इतने ऐसे ढंग से वो किताबें लिखी गई हैं, क्योंकि एक उनका स्टैंडर्ड होता है, उससे नीचे आकर वो आपको नहीं समझाएंगे। और ये बोलचाल की भाषा में बिना बताए इकोनॉमिक्स आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको वही प्रयास कर रहा हूँ कि आपको आसान से आसान शब्दों में आपके अंदर मैं इसको डिलीवर कर सकूं, तो जिससे आप एक अच्छी समझ बना सकें इकोनॉमिक्स की। अब देखिए भारत सरकार ने लिमिट कैसे तय की। आप समझिए कि FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और QFI क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर यानी संस्थागत निवेशक और व्यक्तिगत निवेशक, इन दोनों को जब हम मर्ज कर दिए हैं रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर में, तो अब इनके लिए मैंने लिमिट तय की। यानी मैं मतलब भारत सरकार ने ये लिमिट तय की कि ये 10% से कम, व्यक्तिगत रूप से कोई 10% से कम निवेश कर सकता है। कम यानी कि कोई व्यक्तिगत, जैसे मैं मान लीजिए क्वालिफाइड इन्वेस्टर हूं, विदेशी इन्वेस्टर हूं, मैं इंडिविजुअल रूप से मैं कितना मैक्सिमम शेयर खरीद सकता हूं किसी एक कंपनी का मैं इंडिविजुअल रूप से कितना शेयर खरीद सकता हूं, तो वो 10% से कम शेयर हम खरीद सकते हैं। यदि हम 10% शेयर खरीद लेंगे तो फिर हम FPI में नहीं रहेंगे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर में, हमें भारत सरकार FDI में कन्वर्ट कर देगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। इसका नुकसान फायदा क्या है अभी मैं आपको टैक्सेशन सिस्टम में बताऊंगा, तो आप समझ जाएंगे कि कोई क्यों FPI से FDI में जाना उसको अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो 10% से कम ही खरीदेंगे। आप इस चीज को समझ गए कि नहीं कि कोई व्यक्ति इंडिविजुअल रूप से, चाहे वो कोई संस्था हो इंडिविजुअल, जैसे मान लीजिए कोई SBI है, SBI यानी मान लीजिए कोई विदेश की कोई संस्था है, तो वो इंडिविजुअल सिर्फ 10% से कम ही शेयर खरीद सकती है। 10% यदि खरीद सकती है, खरीद लेगी तो वो FDI हो जाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फिर टैक्सेशन में जो सिस्टम है उसमें कितना नुकसान होगा वो अभी आप थोड़ी देर बाद समझ जाएंगे। तो यानी इंडिविजुअल रूप से कोई भी 10% से ज्यादा शेयर नहीं खरीद सकता, और मैक्सिमम कितना खरीद सकता है तो 24% शेयर खरीद सकता है। 24% से ज्यादा जितने लोग हैं सब मिलके, चाहे वो 2 क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर मिलके खरीद लें 12% नहीं, 12% तो खरीद नहीं सकते, 12% खरीद लेंगे तो FDI हो जाएगा। यानी कि 9% खरीद लें और एक लोग कुछ खरीद लें, कुल मिला के
24% से ज्यादा आप शेयर नहीं खरीद सकते हैं एक कंपनी का, और एक व्यक्तिगत व्यक्ति 10% से कम शेयर खरीद सकता है। यदि 10% शेयर खरीद लेगा तो एफडीआई में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं। ये मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, ये है बी, ये है सी। ये मान लीजिए जो है संस्थागत निवेशक है, ये संस्थागत निवेशक है, ये दोनों जो है क्यूएफआई है यानी व्यक्तिगत निवेशक। इन्होंने मान लीजिए 8% शेयर खरीद लिया और इन्होंने भी 8% शेयर खरीद लिया। अब सी वाले कितना परसेंट खरीद सकते हैं? मैक्सिमम 8 दूनी 16 हो गया, तो 8 त्रिक 24 होता है, यानी कि ये मैक्सिमम 8% ही खरीद सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 8% खरीद लेंगे। अब टोटल इसका 24% हो गया। अब इतना ही, इससे ज्यादा ये खरीद नहीं सकते हैं। ठीक है, ये लिमिट है इनकी कि कितना ये मैक्सिमम शेयर खरीद सकते हैं। ये इसलिए तय किया गया कि यदि इनको अनुमति दी जाए तो ये पूरे भारत की सारी कंपनियों के सारे शेयर खरीद लेंगे और फिर हमारा भारत की वही स्थिति हो जाएगी जो हम आजादी से पूर्व में थी। ठीक है, अब एनआरआई की बात हम बताते हैं कि इनका लिमिटेशन तो ये हो गया। एनआरआई की क्या लिमिट भारत सरकार ने तय की? एनआरआई के केस में भारत सरकार ने इंडिविजुअल यानी एक एनआरआई के लिए मैक्सिमम जो लिमिट तय की है वो 5% है। 5%। कोई व्यक्तिगत एक एनआरआई जो है 5% से अधिक शेयर नहीं खरीद सकता किसी एक कंपनी का। लेकिन जो मैक्सिमम जितने भी एनआरआई हैं सब मिलके ज्यादा से ज्यादा 10% शेयर खरीद सकते हैं। मैक्सिमम जो है 10%। 10% से ज्यादा शेयर नहीं खरीद सकते किसी कंपनी का। ठीक है, तो ये चीज आपको, मुझे लगता है कि लिमिट आपको पता चल गया होगा। मैं अब आपको आगे लेके चलता हूं। अब आप एक चीज देखें कि एफडीआई और एफपीआई, मैं एक बार फिर से आपको इसके लिमिट के बारे में थोड़ा सा बता दूं। इनकी एक लिमिट क्या थी? इनकी एक लिमिट थी 26%। ठीक है, दूसरी लिमिट थी 49%, तीसरी लिमिट थी 51%, चौथी लिमिट थी 74%, पांचवी लिमिट थी 100%। यानी इनके पास 5 लिमिट थी। लेकिन इनके पास क्या लिमिट है? मैं रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ही लिख रहा हूं, इसमें दोनों आते हैं। ठीक है, इनकी क्या लिमिट है? एक इंडिविजुअल व्यक्ति 10% से कम शेयर खरीद सकता है और मैक्सिमम जो है 24% खरीद सकता है। ठीक है, एनआरआई के लिए जो है इसमें एक व्यक्ति 5% और सभी मिला के 10% से ज्यादा शेयर नहीं खरीद सकते। तो इनके पास तो बहुत कम लिमिट है, इनके पास बहुत सारी लिमिट है। तो कुछ लोगों ने कहा कि जिस प्रकार से एफडीआई में इतनी सारी लिमिट है, ऐसे ही एफपीआई में भी इतनी सारी लिमिट बढ़ाने की जरूरत है। तो इस पे लाहिरी कमेटी बनाई गई। तो लाहिरी साहब ने ये सुझाव दिया कि बिल्कुल जैसे एफडीआई में लिमिट है वैसे एफपीआई में लिमिट बढ़ाना चाहिए। इससे लिमिट बढ़ने से क्या होगा कि भारत में ज्यादा निवेश आएगा। लेकिन भारत में ज्यादा निवेश तो आएगा, नो डाउट, लेकिन ये ज्यादा लेके भी जाएंगे तो आने जाने का रास्ता सेम ही हो गया। तो जितना आएगा वो उतना जाएगा भी, तो बहुत ज्यादा इसका कोई महत्व नहीं होगा। हालांकि फिर इसमें जो है सुधार किए गए। अब आप जाके देख सकते हैं आरबीआई की साइट पे, इसमें कंपनी दर कंपनी ये लिमिट तय है कि कितने % तक ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर दे सकते, शेयर में निवेश कर सकते हैं। कहीं कहीं 49% तक है, मैक्सिमम जो है 49% तक है एफपीआई में निवेश के लिए। वो कंपनी दर कंपनी सारी चीजें लिखी गई हैं। मैं अब आपको इसके टैक्स सिस्टम पे ले चलता हूं, तब आपको पता चलेगा कि क्यों 10% हो जाने पर कितना प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए लोग एफपीआई पर ही रहना चाहते हैं, एफडीआई में नहीं जाना चाहते हैं। क्यों, और एफपीआई कैसे एफडीआई में कन्वर्ट होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। अब मैं टैक्स सिस्टम को समझाता हूं। टैक्स सिस्टम में लाइट चली गई है, कोई बात नहीं, सब कुछ दिख रहा है, सही समझ में आ रहा है।
ठीक है। टैक्स सिस्टम में क्या हुआ कि आप पहले भारत के केस में देखें, यानी भारतीयों के केस में, तो भारतीय जो कंपनियां हैं वो प्रॉफिट का, भारतीय कंपनियां जो हैं वो प्रॉफिट का तकरीबन पहले 30% भारत सरकार को टैक्स देती थी, अब उसको घटाकर 22% कर दिया गया है। ये भारतीय कंपनियों का है, ठीक है। और अब शेयर मार्केट में हम आपको बताते हैं जो पूंजीगत लाभ होता है शेयर मार्केट में निवेश करने से। 2018 से पहले अरुण जेटली साहब ने बताया कि 2018 में एक डेटा आया, 3,67,000 करोड़ रुपया पूंजीगत लाभ हुआ 2018 में। अरुण जेटली साहब ने बताया, ये जरूरी है आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें। 2018 में अरुण जेटली साहब ने बताया कि 3,67,000 करोड़ रुपए का पूंजीगत लाभ हुआ लोगों को, और ये ज्यादातर बड़े लोगों को लाभ हुआ। लेकिन चूंकि हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम है उसमें ये 3,67,000 करोड़ पे हमको जो प्रॉफिट मिला, यानी जो टैक्स मिला भारत सरकार को, वो 0% था, क्योंकि हमारा टैक्सेशन सिस्टम ऐसा ही। तो मैं अब आपको शेयर मार्केट का यानी पूंजीगत जो निवेश, पूंजीगत लाभ का जो टैक्सेशन सिस्टम है वो मैं समझाता हूं कि किस तरह से शेयर में आप निवेश करते हैं, यानी अल्पकालिक और दीर्घकालिक, तो आपको क्या टैक्स पे करना पड़ता है। अल्पकालिक, अल्पकालिक ये भारतीयों के लिए है जो मैं समझाने चल रहा हूं, तो इसके बाद फिर मैं विदेशियों के लिए समझाता हूं। अल्पकालिक और ये दीर्घकालिक, दीर्घकालिक, ठीक। अल्पकालिक के लिए जो है, जो 1 वर्ष से कम में आपने शेयर खरीदा और बेच दिया, आपने शेयर को 1 साल से कम रखा, ठीक है, तब आपको जो है कितना देना पड़ेगा टैक्स, तो आपको 15% देना पड़ेगा, ठीक है, 15% टैक्स देना पड़ेगा। ये पहले भी था, लेकिन जो ये दीर्घकालिक है, जो दीर्घकालिक है, इसमें पहले 0% था 2018 तक। 2018 तक दीर्घकालिक में 0% टैक्स था कि आप यदि 1 साल से अधिक या 1 साल से अधिक आपने शेयर को रख के बेचा है, तो जो पूंजीगत लाभ होगा आपको बेचने से, उस पर कोई टैक्स नहीं था। जब आप 1 साल के भीतर बेचेंगे तो उस पर 15% टैक्स रेट था, लेकिन जब आप 1 साल के बाद बेचेंगे तब उस पर 0% टैक्स रेट था, पहले 0% टैक्स रेट था। लेकिन 2018 में अरुण जेटली साहब ने बताया कि 3,67,000 करोड़ रुपए का पूंजीगत लाभ हुआ, लेकिन हमारा टैक्सेशन सिस्टम ऐसा है, इसलिए जो है हमको 0 लाभ हुआ, यानी 0 टैक्स मिला। तो इसलिए अब हमको ये जरूरत है कि इसमें हम सुधार करें। और उन्होंने सुधार क्या किया, उन्होंने कहा कि जो छोटे लोग हैं, यदि 1 लाख तक, 1 लाख तक पूंजीगत लाभ होता है आपको, यदि किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को 1 लाख तक पूंजीगत लाभ हो रहा है, तो उस पर टैक्स जो है 0% होगा। लेकिन जब 1 लाख से अधिक, 1 लाख से अधिक होगा, तो उस पर जो टैक्स होगा वो 10% होगा, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि जब भारतीय कोई निवेश करेगा शेयर मार्केट में, वो अल्पकालिक, अल्पकालिक का मतलब 1 वर्ष से कम शेयर रखता है, तो उसे 15% टैक्स देना पड़ेगा लाभ का, जो पूंजीगत लाभ होगा। हानि पे हमारे यहाँ कोई टैक्स नहीं लगता है, लाभ पे ही टैक्स लगता है। तो लाभ जब आपको होगा शॉर्ट टर्म में, तब आपको 15% देना पड़ेगा अल्पकालिक के अल्पकालिक के उसमें। जब आप 1 साल से कम शेयर रख के बेचते हैं तो आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा लाभांश का। और दीर्घ काल में रखते हैं, यानी 1 साल से अधिक रख के बेचते हैं, तब आपको पहले 0% था, तब इससे बहुत नुकसान होता था देश को, और बहुत बड़े बड़े लोग ही इसमें निवेश करते थे, तो उनको बहुत अच्छा लाभ मिलता था और एक भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन 2018 में टैक्सेशन में सुधार किया गया, तब 1 लाख तक यदि पूंजीगत लाभ होगा आपको शेयर को बेचने से, तब आपको 0% टैक्स देना है। लेकिन जब 1 लाख से अधिक जैसे होगा, तो
जो 1 लाख से अधिक की राशि है उस पर 10% टैक्स रेट होगा। ठीक है, ये आप मुझे लगता है कि भारतीयों के केस में आप समझ गए हैं। अब मैं आपको चलता हूं कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के केस में समझाता हूं क्या होता है। चूंकि जो ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं ये दीर्घ काल तक नहीं रखते हैं अपनी पूंजी को, ये ज्यादातर अल्पकाल ही रखते हैं। कुछ एक केस में दीर्घ काल रख सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है कि दीर्घ काल रखो कि अल्पकाल रखो, लेकिन ये ज्यादातर बहुत अस्थिर होते हैं। ये कभी इस मार्केट में कभी उस मार्केट में ऐसे ही टहलते घूमते रहते हैं। ये जहां पे देखे प्रॉफिट समझ में आता है वहां पे चले जाते हैं। तो इनके केस में आपको मैं बताता हूं, एफपीआई के केस में, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के केस में, ये अल्पकालिक ये ज्यादातर अल्पकालिक ही रहते हैं और दीर्घकालिक। आपको क्या लगता है कि इनको कुछ ज्यादा टैक्स पे करना चाहिए? क्योंकि इन्होंने भारतीय मार्केट या पूरे विश्व को जो है अस्थिर बना दिया है, इनको कुछ तो ज्यादा ही टैक्स देना चाहिए। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, सारी चीजें इनके फेवर में ही हैं कमोबेश। अब आप समझें कि कैसे है। मैं पहले दीर्घकालिक का बता देता हूं। दीर्घकालिक में ये 1 वर्ष से अधिक रखकर यदि बेचते हैं तो इनको जो टैक्स देना पड़ता है वही इनके साथ भी है। यदि 1 लाख से कम है इनका पूंजीगत लाभ तो उस पर 0%, जैसे भारत के अपने देश के निवासियों के लिए है कि 1 लाख से कम है यदि पूंजीगत लाभ तो आपको 0% देना पड़ेगा। लेकिन जब 1 साल से अधिक है, 1 साल से अधिक तो दीर्घकाल में होगा ही, 1 लाख से अधिक है, जब 1 लाख से अधिक तो उस केस में इनको भी भारतीयों के ही तरह 10% ही टैक्स देना होता है। लेकिन ज्यादातर ये दीर्घकाल में जाते ही नहीं। ये जाते कहाँ पे हैं? अल्पकाल में। अल्पकाल में जाते हैं तो इनको क्या है, इनके लिए क्या प्रावधान है? इनको कुछ ज्यादा देना चाहिए, लेकिन होता नहीं। जितना भारतीयों को देना है उतना ही इनको भी देना पड़ता है। बल्कि इनके लिए तो एक सहूलियत भी है, वो बहुत बड़ी सहूलियत है, मैं आपको समझाता हूँ। इनको भी जब अल्पकाल में यानी कि 1 साल से पहले शेयर को बेचते हैं तो जो इनको टैक्स है, इनको 15% देना पड़ता है टैक्स। जो प्रॉफिट होगा उसका 15% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन 2 रूट हैं, ये मैं टैक्सेशन में बहुत अच्छे से बताऊंगा जब मैं टैक्सेशन सिस्टम में चलूंगा। वो भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो मैं जब उधर चलूंगा तो इसको और डिटेल में बहुत बताऊंगा, क्योंकि मैं यहीं पे बताने लगूंगा तो फिर सारी क्लासें बहुत लंबी हो जाएंगी, फिर यहीं पे टैक्सेशन भी पढ़ाना शुरू हो जाएगा हमारा। तो अब समझें कि 15% जो है इनको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन 2 रूट हैं, एक मॉरिशस रूट, मॉरिशस रूट, और दूसरा है सिंगापुर रूट। ये 2 रूट जब फॉलो करते हैं तो इनको जो टैक्स लगता है वो 0% लगता है। अब आप समझें कि कैसे 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 ये सारी चीजें उलझी हुई हैं। इसको आप जब पूरी सारी चीजें आप समझ जाएंगे तब आप समझ जाएंगे कुछ भी बदला नहीं, सारा सिस्टम वैसे ही है, बस नजरिया बदल गया है। अभी हम लोगों की गुलामी कहीं नहीं गई है। हम लोग 15% पे करते हैं और ये लोग जब मॉरिशस और सिंगापुर रूट को फॉलो करते हैं तो 0%। मजे की बात आप जान लें कि मॉरिशस रूट से इस टाइम 40 से 45% जो निवेश हो रहा है वो मॉरिशस रूट से ही हो रहा है। मॉरिशस में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो भारतीय कंपनी का शेयर खरीदने में सक्षम है। यानी ये बहुत गरीब मुल्क है, ये टापू पे बसा है। ये ज्यादातर भारतीय ही वहां पे जाके अंग्रेजों के द्वारा बसाए गए थे। वहां की मूल भाषा भी समझिए भोजपुरी ही है। तो 40 से 45% जो विदेशी निवेशक हैं वो मॉरिशस रूट को ही फॉलो करते हैं। तो यानी ये तो बिल्कुल टैक्स फ्री हो गया, जो प्रॉफिट हुआ अपना ले गए, तो कुछ भी नहीं बदला है। एक प्रकार से मानसिक गुलामी आज भी चल रही है। लेकिन इसको आप बेहतर तरीके से आप जब हमारे साथ टैक्सेशन पढ़ेंगे तो मैं उसमें आपको बताऊंगा कि क्यों ये रूट 0 टैक्सेशन के लिए है। आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। मैं 1 मिनट इसको साफ कर लूं। मैं आपको ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, और ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है।
इसके बारे में बताता हूँ। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट और ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या है। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल से लेता हूँ, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे मैं एक छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट और ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कैसे है आप समझिए। जैसे मान लीजिए, एक तो तरीका ये है कि मान लीजिए मैं लखनऊ में जमीन लेने के लिए गया, तो एक तरीका ये है कि मैं जाके बिल्कुल फ्रेश जमीन ले लूं, यानी कि वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन ना हुआ हो, और मैं जाके वहां पे करूं और जमीन को लेके मैं कंस्ट्रक्शन करना शुरू करूं, और कंस्ट्रक्शन करके मैं अपना घर बनाऊं और वहां पे रहना शुरू करूं। ये एक तरीका है जो सीधा सिंपल है कि मैं ऐसी जमीन लूं जो बिल्कुल फ्रेश हो, वहां पे मैं जाके सीधा बनाना शुरू करूं, और बनने में जो टाइम लगेगा, बनने के बाद मैं उसमें रहना शुरू करूं। ये तरीका जो है वो ग्रीन फील्ड तरीका है, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है। यानी कि मैंने जमीन लिया, वहां पे निवेश किया, बनाया और रहना शुरू हुआ, ये ग्रीन फील्ड है। और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट ये है कि मैं पहुंचा, मेरे पास जो पैसा था, मैंने कोई घर ही देखा, घर को खरीदा और उसमें रहना शुरू कर दिया। ये है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, जो वहां पे थोड़ा बड़ा कमी थी उसको सही कराया और उसमें रहना शुरू कर दिया। यानी कि ये क्या हुआ, ये ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट हुआ। और ये जो मैंने फ्रेश तरीके से अपने हिसाब से बनाया, ये है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट और ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक एग्जांपल और कंपनी का लेता हूं कि किस तरह से कोई कंपनियां ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट को या ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट को पसंद करती हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, मान लीजिए वोडाफोन कंपनी है। वोडाफोन कंपनी जो है विश्व की टेलीकॉम सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है। ये ब्रिटेन की कंपनी, ठीक है। और भारत में जो एफडीआई है टेलीकॉम सेक्टर में, वो 100% है। कोई भी एक कंपनी विदेश की आके टेलीकॉम सेक्टर में 100% निवेश कर सकती है, यानी कि उसको कोई साझेदार रखने की जरूरत नहीं है, वो 100% निवेश करने के लिए सक्षम है। भारत ने उसको ये सहूलियत दे रखी है, यानी कि टेलीकॉम सेक्टर में एफडीआई 100% है। अब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए वोडाफोन को भारत आना है, तो वोडाफोन को भारत आना है तो एक तरीका तो उसके पास ये है कि वो भारत देश में आए पूंजी लेकर, और पूंजी को इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करे, और 2-3-4 साल बाद जब इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बन जाए, सारा सेटअप उसका हो जाए, तो उत्पादन शुरू करे और उससे रेवेन्यू इकट्ठा करे, यानी लाभांश कमाए। और दूसरा तरीका, ये जो तरीका है कि वो फ्रेश तरीके से सारा काम करे, वो तरीका है ग्रीन फील्ड का, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का, कि फ्रेश तरीके से वो रुपया लेकर आए, डॉलर यानी कि पूंजी लेकर आए और भारत में निवेश करे और वो जो है प्रॉफिट कमाए, ठीक है। ये हो गया ग्रीन फील्ड तरीका, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट ये कहता है कि वो आए और यहां पे देखे कोई कंपनी है, ठीक है, कंपनी देखे और कंपनी को ही टेक ओवर कर ले, यानी कंपनी को ही खरीद ले और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को खरीद के यूज करने लगे। उससे क्या होगा कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मिल जाएगा और उसको उत्पादन करने में कम समय लगेगा, और उसका एडवर्टाइजमेंट भी पहले से ही हो रखा होगा, तो उसको बहुत सारी सहूलियतें मिल जाएंगी। तो इसको कहते हैं ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। तो आपको ये पता होगा कि वोडाफोन जब भारत में आई तो उन्होंने सबसे पहले हच को ही टेक ओवर किया। हज को टेक ओवर करके वो बहुत जल्दी से ही उत्पादन शुरू कर दी, क्योंकि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो बना बनाया उसको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया। कुछ इसके लिमिटेशन होते हैं, कुछ इसके फायदे होते हैं। क्योंकि लिमिटेशन ये है कि आपको जब ये प्रोजेक्ट बना बनाया मिलेगा तो उसकी गुणवत्ता हो सकता है कुछ कम हो सकता है आपके हिसाब से सारी चीजें ना मिल पाए, लेकिन ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में आपको तुरंत से ही आपको आपकी इच्छा अनुसार सारी चीजें मिल जाती हैं। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा, क्योंकि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में 2-4-5 साल लगेंगे, उसके बाद आप उत्पादन शुरू कर पाएंगे। इसकी अच्छाई ये है कि आपने निवेश किया, अगले दिन से ही उत्पादन, चूंकि पहले से ही हो रहा था, हैंड चेंज हुआ है, एक हाथ से दूसरे हाथ में कंपनी गई है, तो आपको उत्पादन अगले दिन से ही मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। ये होता है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट और ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। आप एक चीज देखते होंगे कि पेपर में आता है कि एक्स कोई कंपनी है,
एक्स, मान लीजिए कोई कंपनी है, नेम इसका कुछ रहता होगा पेपर में, और वाई एक कंपनी है। कहते हैं कि पेपर में छपा मिलता है कि एक्स ने वाई को $5 लाख में खरीद लिया, $5 लाख में खरीद लिया। तो एक्चुअल में यक्स वाई को $5 लाख नहीं पे करता है, बल्कि ये $5 लाख के बराबर शेयर दे देता है। यानी कि यक्स जो है वाई को $5 लाख के बराबर शेयर दे देता है। अब जैसे मैं एक केस आपको थोड़ा सा और जनरलाइज करूं कि कैसे एक व्यवहारिकता आपको समझाता हूं कि कैसे एक कंपनी दूसरे कंपनी को कैसे टेक ओवर करती है। जैसे मान लीजिए ये वोडाफोन, या मान लीजिए कोई कंपनी आपको मैं पकड़ लेता हूं, मान लीजिए पेप्सिको यानी पेप्सी कंपनी है, और ये किसी भारतीय कंपनी है, मान लीजिए कोई एक्स, इसको ये खरीदना चाहती है। ठीक, तो खरीदने के लिए क्या करेगी, ये इसके शेयर का जो वैल्यू है, क्योंकि इसके मालिक कौन है, पब्लिक है, इसके शेयर को कैसे खरीद सकती है, पेप्सिको को यदि इस कंपनी को खरीदना है तो इन कंपनी के जो मालिक हैं उनको ऑफर देगी। कैसे ऑफर देगी, मान लीजिए यक्स कोई कंपनी है, इसके एक शेयर की प्राइस जो है ₹100 है। ठीक है, तो और पेप्सिको का मान लीजिए इस कंपनी के एक शेयर की वैल्यू जो है वो ₹150 है। ठीक है, इसका ₹100 है और इसका 150 है। यदि पेप्सिको ये कहे कि यदि आप हमारे कंपनी में आके विलय हो जाते हैं तो मैं आपके एक शेयर के बदले में अपने कंपनी का 2 शेयर देंगे, तो क्या आप लोग यदि इसके मालिक हो तो इसमें नहीं विलय कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे। तो वही होता है कि यदि एक दूसरे को विलय करना है तो वो शेयर का हेर फेर होता है, उसमें पैसा कुछ भी नहीं होता। पैसा एक्चुअल शेयर, ये कहने का तरीका केवल अलग है, ये सारी चीजें होती हैं। मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूं, इसको मिटा दूं, उसके बाद मैं क्लास को बंद करता हूं। आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, इससे आपकी समझ मुझे पता चल जाएगा कि आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जैसे मैं पूछ रहा हूं तो आप अपने आप से वहीं से बता देंगे, मेरा आंसर देख के तो आप जान ही जाएंगे। जैसे मान लीजिए रिलायंस है, रिलायंस के शेयर को वोडाफोन, ये वोडाफोन मैंने लिख दिया, वोडाफोन रिलायंस के शेयर को खरीद रही है। मान लीजिए 25% शेयर खरीद लिया, वोडाफोन ने रिलायंस के 25% शेयर को खरीद लिया। तो आप मुझे बताएं, ये जो 25% शेयर है ये एफडीआई में आएगा कि एफपीआई में आएगा? क्योंकि वोडाफोन एक इंडिविजुअल संस्था है तो ये कितना मैक्सिमम खरीद सकती है? तो 10% से कम, 10% के बराबर जैसे खरीद लेगी तो एफपीआई में नहीं रह जाएगा, ये एफडीआई में हो जाएगा। तो ये क्या है, 10% से ज्यादा है, तो इसलिए ये किस में होगा, एफडीआई में। यदि ये खरीदे 15% तो किस में आएगा, एफडीआई में। यदि ये खरीदे 10% तब भी ये किस में आएगा, एफडीआई में। यदि ये खरीदे 9% तब किस में आएगा, एफपीआई में आएगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर में। अब आपको समझ में आ गया कि एफपीआई और एफडीआई में होने पर किस तरह से नुकसान और फायदे हैं। एफडीआई में जब आप जाएंगे तो आपका जो टैक्स सिस्टम है वो 40% लगेगा। एफपीआई में जब आप जाएंगे तो मैक्सिमम आपका 15% है। तो एफपीआई और एफडीआई में क्या फर्क है, आप ये चीज समझ गए होंगे। अब मुझे लगता है कि आप की अच्छी समझ बन जा रही है, और यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे प्यार दें जिसकी बहुत ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।